नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर हमारे साथ राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट रहे और इस समय राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर योगेंद्र विकल्पी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर। 2027 का विधानसभा चुनाव है और हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, जो तय समय है उससे पहले हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। कल का एक बयान आया, पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी भी अब सर्वे कराने के बाद ही अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके लिए जो सर्वे एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी एक प्रदेश के पहले मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन जी, उन्हें उसका वो टोटल सर्वस्व बनाया गया है। तो आईएएस अधिकारी जो रहे आलोक जी, वो परखेंगे कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन खड़ा उतरेगा समाजवादी पार्टी की नीतियों पर जिसे टिकट दिया जाए। अब से पहले की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में अक्सर होता था, वो सर्वे कराते थे। समाजवादी पार्टी को माना जाता था कि वो तो देसी पार्टी है, अपने अंदाज में करती है। तो आपको लग रहा है जो सर्वे होगा, सर्वे में अच्छे लोग निकल कर आएंगे या जैसे बीजेपी और कांग्रेस कराती है ऐसे रिजल्ट आएगा? देखिए राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपके चैनल का। और अब चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीक का लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, राजनीतिक दल भी उससे छूते नहीं हैं, वो भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सर्वे तो होगा, खैर जो राजनीतिक दल सभी कराते हैं, वो पहले भी कराते थे, वो अब भी कराएंगे। सर्वे से मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि अगर उसमें उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो बदले जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा स्थिति मुझे उसमें बदलाव की लग नहीं रही है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में हो सकता है कि अभी कुछ ज़्यादा बदलाव हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो मोस्टली टिकट ही उन लोगों को मिलेंगे जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उनके पास दूसरा तो कोई साधन है नहीं कि वो जो है टिकट किसी दूसरे को दे देंगे। उनके पास उम्मीदवारों की संख्या भी अभी सीमित है, जबकि हम देखते हैं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास तो उम्मीदवारों की भी बड़ी लाइन है। तो अभी तो ये लग रहा है कि ठीक है, सर्वे वो करा रहे हैं तो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे, फिर देख रहे हैं कि ये माना जाता है सर, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है और संभावनाओं में बहुत कुछ होता है। जब हम 2022 के विधानसभा चुनाव को रिजल्ट की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी 111 सीट मेरे ख्याल में समाजवादी पार्टी के पास थी और जब 2022 से 24 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो 2022 में बढ़ी, 2024 में और बढ़ी, 27 में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो राजेश जी भविष्य की बात है, ये तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, मेरा ये थोड़ा सा एक विश्लेषण है कि अगर मुद्दों पर पूरी जो है इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है अगर मुद्दों पर चुनाव होगा। अगर चुनाव जाति और धर्म के आधार पर होगा तो फिर मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव ठीक है, सब नेता भी बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब बहुत सारी चीजें बिल्कुल एकदम उस पर आ जाती हैं फ्रंट पे, वहां हम देखते हैं कि मुद्दों की कोई ज्यादा अहमियत है नहीं। और जो विकास की हम बात कर रहे हैं वो विकास तो सभी पार्टियां कोई थोड़ा सा ज्यादा करा देती है, कोई थोड़ा सा कम करा देती है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। हाँ, जो एक सांप्रदायिक वाला जो मुद्दा है, जहां हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा धार्मिक इश्यूज उभर के ऊपर आ जाते हैं तो उससे किसी एक पार्टी को फायदा हो जाता है, दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाता है। आपको लग रहा है सर इस समय अगर हम अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो ऐसा लगता है ना सर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ने पूरे देश को जातियों में बांट कर रख दिया। और सब लोग जाति की बात कर रहे हैं। तमाम जितने भी पार्टी के एजेंडे हैं, पार्टी के लोग ये देख के टिकट देते हैं कि फला विधानसभा में किस जाति के कितने लोग हैं। तो लगता है सर कि अगर जातियों में सब बढ़ जाएगा तो आने वाला समय कैसा होगा हमारे देश का? देखिए जातियों में बांटना तो सत्ताधारी पार्टी हो या जितने भी विपक्षी दल हैं सबका सबकी एक मजबूरी है, क्योंकि इस देश में की आबादी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल डॉलर का दाम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है, तो महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है।
अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अब तो आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं बेरोजगारी के। उन सब इश्यूज को दबाने के लिए मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टियों की कि वो जो है जातियों के इशू और धार्मिक इशू, वो जातियों के इशू को उठाएंगे। क्योंकि अगर सभी जातियों के लोग जो है जाति और अपनी जाति से ऊपर उठ गए और सामाजिक मुद्दों पर, रोजगार पर, उस पर अगर वो बात करेंगे तो सीधी सी बात है सरकार पलट देंगे। इसलिए उनको जो है उभारना उनकी मजबूरी है। उनके अलग अलग सबके महापुरुष बना दिए गए हैं, जबकि वो पहले जो महापुरुष होते थे, जब हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल में भी उस समय पर जो है वो निकाली जाती थी प्रभात फेरी स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे, तो उस पर हमें पता ही नहीं होता था कि ये महापुरुष किस जाति के हैं। लेकिन अब सबको पता लग गया है कि कौन सा महापुरुष किस जाति का है। तो ये सब राजनीतिक दलों ने इसको उभारने का काम किया है, और ये हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए तो अच्छा साबित हो, पर आम जन के लिए या लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साबित नहीं। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर योगेंद्र विठल जी से। आप प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह राजनीति की जो राजनीति किस तरफ जा रही है बहुत अच्छी तरह आप उसका एनालिसिस करते हैं। ये बात सही है, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस समय तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में हैं कि लोग उनसे सवाल न करने लगे, सवाल न पूछने लगे, जो असल मुद्दे हैं असल मुद्दों से भटकाना होता है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि तमाम पूरे देश में जातिवाद का ज्यादा बोलबाला है। तो डॉक्टर साहब आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और फिर लगातार मुलाकात होगी।